एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशंस? आज हम इस सब्जेक्ट का ही ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम शॉर्ट और वेरी क्वेश्चन दोनों तरीके के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जितने भी शॉर्ट आपके प्रीवियस 8 ईयर्स में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे इस वीडियो में हैं। ठीक है, इनसे अलग कहीं नहीं आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका वेरी शॉर्ट में ही कि काइंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या क्या है। तो दो तरीके की रीइंफोर्समेंट के बारे में हमने बात करी थी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जब हम किसी को कोई रिवार्ड देते हैं जिससे कि वो उस काम को थोड़ा और करे और एफर्ट्स डाले अचीवमेंट गेन करने में। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जब हम चाहते हैं कि ये काम अनप्लीजेंट सा कोई एक्टिविटी है जो हम चाहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए इस बच्चे को, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो उस चीज को हम उस अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, बाय गिविंग पनिशमेंट। ठीक है ना, जिससे कि हम जो हम चाहते हैं उसी बिहेवियर को हम उस बच्चे के अंदर स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है, फिर आता है फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। बताया ही था आईक्यू क्या होता है, मेंटल एज अपॉन मैक्रोनिकल एज इनटू 100। ठीक है, टू टेस्ट बताने हमें किसके, क्रिएटिविटी के। देखो, जब मैंने आपको इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्रिएटिविटी के बारे में तो बताया था, लेकिन टेस्ट का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि देखो लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा पूछा ही नहीं गया कहीं कि टेस्ट क्या होते हैं क्रिएटिविटी के। ठीक है ना, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, इतना डिटेल में कभी बीएड एग्जाम्स में पूछा नहीं गया। तो जो क्वेश्चंस बीएड एग्जाम में पूछे गए हैं सिर्फ मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए थे जो मेरी वीडियोस में हैं। जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो मैंने नहीं कराया। जो सिर्फ वेरी शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से ही पूछा गया है तो वो हम वेरी शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से ही लर्न करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो क्रिएटिविटी के दो टेस्ट कौन कौन से हैं? टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड गुलफोर्ड का अल्टरनेटिव यूजेस टेस्ट। ये दो टेस्ट है, ये आप याद रख लीजिएगा, ये क्रिएटिविटी के दो टेस्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको अभी बता देती हूँ। जो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है इसकी शॉर्ट फॉर्म है TTCT। ठीक है, इसको आपका एक पोल टॉरेंस नाम के एक आपके साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डेवलप करा था। किन्होंने डेवलप करा था इसको? पोल टॉरेंस नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डेवलप करा था इस टेस्ट को 1966 में। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये आपका एक तरीके से टेस्ट है जिससे हम क्रिएटिविटी को मेज़र करते हैं, और ये ज़्यादातर फोकस करता है किस पे? आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग पे। एक तरीके से बच्चा कितनी डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाता है ये जनरली उसको मेज़र करता है। ठीक है ना, जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है इस टेस्ट का। ठीक है ना, इसमें ये इसके माध्यम से हम बच्चे के अंदर जो है आप उसकी फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, उसका आपका इलेबोरेशन, किस तरीके से वो चीज़ों को इलेबोरेट करता है थ्रू वर्बली, ठीक है ना, या फिर फिगर्स के थ्रू, जिस तरीके से भी वो इलेबोरेशन अच्छे से करता हो, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे बच्चे की आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो इस टेस्ट का जो पर्पस ही होता है वो यही होता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्रिएटिव पोटेंशियल है, इससे क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर आपका क्रिएटिव पोटेंशियल है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, जो उसके अंदर टैलेंट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जनरली जो वो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं, है ना, उनमें ये टेस्ट आपका किया जा सकता है। ठीक है ना, तो उसके माध्यम से जो उनके अंदर पोटेंशियल है, जो उनके अंदर टैलेंट है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, एक तरीके का टेस्ट है। ठीक है, फिर आपका सेकंड आता है आपका गुलफोल्ड का अल्टरनेटिव यूजेस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, देखो ये भी कुछ कुछ जो आपका पोल का जो आपका ये टॉरेंस टेस्ट है, कुछ कुछ ये भी ये मेजर करता है। गुलफोल्ड का जो ये अल्टरनेटिव यूजेस टेस्ट है, ये आपका गुलफोल्ड नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप करा था, और ये आपका टेस्ट डेवलप हुआ था आपका 1967 में। ये भी आपका सेम डाइवर्जेंट थिंकिंग पे ही फोकस करता है। ये जो आपका टेस्ट है ये भी बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही मेज़र करता है, उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है उसको मेज़र करता है। ये इसका तरीका क्या होता है कि ये आपको ना कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे देगा,
कहाँ लिखूँ आपको, एक मिनट में एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ, ठीक है ना, एक मिनट। यस, ठीक है, मैं यहाँ बता रही हूँ आपको गुलफोर्ड के बारे में। ये आपका टेस्ट 1967 में गुलफोर्ड के द्वारा ही दिया गया था। ये भी आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है उसी को ही मेज़र करता है, ये टेस्ट भी जो है आपका, ठीक है ना, और क्रिएटिविटी को मेज़र करने में मददगार होता है ये वाला टेस्ट आपका। ये क्या करता है, इसने आपको ना कोई भी एक कॉमन ऑब्जेक्ट दे दिया आपको, लाइक आपको कोई भी एक पेपर क्लिप दे दी, कोई भी आपको ये पेपर क्लिप्स आती है ना आपकी, पेपर को जिससे कि पेपर उड़े ना, उस कोने में लगा देते हैं, ऐसी कोई पेपर क्लिप दे दी, ब्रिक दे दी, कुछ भी कॉमन सी चीज़ दे दी। और बच्चों से कहा गया, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कहा गया कि ये जो आपको कॉमन ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं ना, इनके आप जितने भी ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जितने भी आप यूजेस अपने दिमाग से सोच के लिख सकते हो, वो यूजेस आप लिखो। समझ रहे हो ना, पार्टिसिपेंट से बोला जाता था, अरे टाइम लिमिट दी जाती थी, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसकी क्रिएटिविटी को मेज़र किया जाता था, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है टेस्ट, आप जैसे आपका एक इंटेलिजेंस को मेज़र करने के क्या क्या टेस्ट होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी वो हमेशा वेरी शॉर्ट में ही पूछा गया है, कभी लॉन्ग में पूछा नहीं गया, तो फिर मैंने इस वजह से कराया भी नहीं आपको, ठीक है ना, कि आप सिर्फ नाम याद रख लें, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि बाय द वे कभी कुछ हो भी गया तो आप एक्सप्लेन करके लिख सको, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ये एक वो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी होती है जिसमें इंसान अपने आप को एंजाइटी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करता है, लाइक जैसे कि उसके सामने कोई भी बैरियर आ रहा है तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव ही कर देगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। डिनाइल, बैरियर कर देना, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। बैरियर से मतलब देखो, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, वो पेपर जो है विद इन टाइम लिमिट पूरा नहीं कर पाई क्योंकि उसकी स्पीड ठीक नहीं थी, तो उसने क्या करा, उस बैरियर को ही दूर कर दिया, उसने वो बैरियर ही रिमूव कर दिया। कैसे, उसने अपनी स्पीड जो है उसको इम्प्रूव कर लिया, ठीक है ना। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, हम कुछ मेथड्स को अपनाते हैं जिससे कि जिनकी वजह से जो हमारे अंदर एंजाइटी है या जो स्ट्रेस है उसको हम रिमूव कर सकें, ठीक है ना। इनकी मदद से हम स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ ले पाते हैं। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोल्स। ये दोनों ही बातें किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने बोली हैं और उनका नाम है JB वॉटसन। ये आपका वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, ठीक है। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या होता है, जिसमें हम अपनी इमोशंस को मैनेज कर सकें, उनको कंट्रोल कर सकें, समझ सकें, एक्सप्रेस कर सकें इफेक्टिवली, अपनी इमोशंस को समझ सकें, दूसरों की इमोशंस को समझ सकें, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ। देखो मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ में आपका इमोशनल वेलबींग आ जाता है, साइकोलॉजिकल, आपका सोशल वेलबींग आ जाता है, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ क्या होती है, अफेक्ट होती है कि आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से फील करते हो, किस तरीके से बिहेव करते हो, और अपनी जो लाइफ में आपकी चैलेंजेस या जो स्ट्रेस आप फेस कर रहे हो उसको किस तरीके से आप ओवरकम करते हो। तो यही क्या है मेंटल हेल्थ है, मतलब कि आप मेंटली क्या हो, स्वस्थ हो, कोई आप पे स्ट्रेस नहीं है, आप एकदम फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, ठीक है ना। ये होता है आपका मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब आपकी मोटिवेशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसी में ही एक आपकी ड्राइव थ्योरी थी मोटिवेशन की, क्योंकि ये लॉन्ग में शॉर्ट में कभी पूछा नहीं गया तो मैंने नहीं करवाया, तो बस इतना पूछा गया वेरी शॉर्ट में कि इस ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के प्रोपाउंडर कौन थे, तो वो कौन थे, क्लर्क एच हुल, ठीक है। प्रोपाउंडर ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपको बता दें, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, आपकी थॉर्नडिके ने दी थी, ठीक है। और मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया था, एल्फ्रेड बिनेट ने दिया था, ठीक है। लेटिन वर्ड फॉर द मोटिवेशन, किस लेटिन वर्ड से आया है आपका मोटिवेशन, तो यह है आपका मूवेयर से, जिसका नाम है टू मूव, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू मूव, ठीक है। जेस्टलेट का मतलब क्या होता है, देखो हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, जेस्टलेट थ्योरी, ठीक है ना। जेस्टलेट थ्योरी का दूसरा नाम क्या था, जल्दी बताओ, इनसाइट थ्योरी, ठीक है ना। जेस्टलेट प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे ना, आपने लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी पढ़ा था, ये सारे आपने प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना इसमें, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये सारे आपने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, तो वही थी आपकी जेस्टलेट थ्योरी, ठीक है। तो इसमें जेस्टलेट का क्योंकि बेसिकली मतलब क्या होता है, एक तरीके से
होल और कन्फिग्रेशन, मतलब जब आप कोई भी सिचुएशन आपको सामने है तो आप पहले उस होल सिचुएशन को एनालाइज करोगे, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। जेस्लर थ्योरी या फिर इनसाइट थ्योरी, कोहलर्स की इनसाइट थ्योरी जो कि आपने चिंपैंजी की पढ़ी थी, ठीक है ना। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी नहीं था इसमें, ठीक है ना। जेस्लर थ्योरी थी आपकी, इसको इनसाइट थ्योरी भी बोला जाता है। जेस्लर थ्योरी को, जो कि कोहलर्स की इनसाइट थ्योरी थी, जिसमें चिंपैंजीज के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है ना। तो तब उन्होंने बताया था कि जब चिंपैंजीज को उन्होंने एक रूम में बंद कर दिया और ऊपर बनाना ऊंचाई पे लटका दिया और 2-3 बॉक्स रख दिए, बंद करने के बाद चिंपैंजी भूखे थे तो उन्होंने पहले होल सिचुएशन को एनालाइज करा, उसके बाद उन्होंने जाके थोड़ा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करी। जब वो अनसक्सेसफुल रहे फिर उन्होंने होल सिचुएशन को एनालाइज करा, ठीक है। ये थ्योरी आपको पढ़ाई गई थी, इनसाइट थ्योरी, उसी को ही जेस्लर थ्योरी भी बोला गया था। जेस्लर का, क्योंकि उनका कहना क्या था कि हम पहले पूरी सिचुएशन को पूरा एनालाइज करते हैं, होल कन्फिग्रेशन हम लेते हैं सिचुएशन का। तो जेस्लर का मतलब ही होता है, क्योंकि होल और कन्फिग्रेशन, इसीलिए उसका नाम जेस्लर थ्योरी भी पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिबिडो क्या होता है, देखो जब हमने यूनिट 2 पढ़ा था, यूनिट 2 हमने पढ़ा था ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो उसमें हमने बच्चे की हर एक स्टेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि उसकी इन्फेंसी स्टेज, उसकी चाइल्डहुड स्टेज, उसकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, उसकी मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, उसकी एडोलसेंस स्टेज उसकी, है नहीं, ये सब पढ़ा था। तो देखो वैसे देखा जाए तो ये जो चैप्टर है आपका यूनिट 2, ये बहुत वाइड है, ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ डिटेल में है, लेकिन क्वेश्चन बैंक्स में तो सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इतना डिटेल में नहीं होता। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितना मैंने आपको वीडियो में कराया है उससे अलग कोई और क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, ठीक है ना। तो सिर्फ वेरी शॉर्ट में एक आध क्वेश्चन आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एडोलसेंस एज एक ऐसी एज होती है जिसमें आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चेंजेस भी शायद आपके यूनिट 2 में मेंशन थे, जब आप प्रॉपर बुक से अगर आप उस चैप्टर को पढ़ते तो, ठीक है। लेकिन आजकल कोई बुक से नहीं पढ़ता, सब क्वेश्चन बैंक करते हैं, यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो आपको वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिबिडो क्या होता है। देखो लिबिडो क्या होता है, आप लोगों के अंदर जो एक सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो होती है आपकी लिबिडो, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपकी क्या कहते हैं, हार्मोनल चेंजेस वगैरह जब होते हैं तो एट द टीन एज में आप लोगों के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आते हैं। तो उसी टाइम पे ही आप लोगों के अंदर एक क्या कहते हैं, बॉडी आपकी मैच्योर होने लगती है, तो सेक्सुअल डिज़ायर आपके अंदर डेवलप होने लगती है, लिबिडो, ठीक है। तो लिबिडो क्या होता है, और लिबिडो क्या होता है, इसको सेक्स ड्राइव भी बोला जाता है। ये क्या है, इंडिविजुअल की ओवरऑल सेक्सुअल डिज़ायर होती है, ठीक है ना, जो कि आपकी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर्स से शेप्ड होती है, ठीक है। तो ये होता है लिबिडो। लिबिडो इज नॉट जस्ट सिंपली अ सेक्सुअल डिज़ायर, बस, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है मेंटली रिटार्डेड बच्चों की, तो क्या होता है कि भाई एक तो उनकी लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों ही बहुत डिले हो जाता है इन बच्चों का, ठीक है ना। कम्युनिकेशन बहुत डिफ़िकल्टी रहती है इन बच्चों को, पुअर जजमेंट होता है इन बच्चों का, मेमोरी इश्यूज़ भी रहते हैं इन बच्चों को, लिमिटेड इंडिपेंडेंस होती है इनकी डेली स्किल्स में, लाइक सेल्फ फीडिंग एंड ड्रेसिंग, है ना, खिलाना भी खुद से पड़ता है, ड्रेसिंग भी हमें करवानी पड़ती है। तो ये सब क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन बच्चों के साथ, ठीक है। सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, ये आपका शॉर्ट में पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 4 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, तो यू मीन्स आपको एक पेज पे लिखना ही लिखना है, 4 नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना ही है। तो देखो अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो आप सिर्फ 2 पॉइंट में लिख दें, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, और अगर थोड़ा शॉर्ट में आता है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें बस, ठीक है ना। तो सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन 2 तरीके के होते हैं आपका, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसको इंटरनल ड्राइवर्स भी बोला जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है, योर पैशन से और क्यूरियोसिटी से, कि जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कोई काम करने की, तो आप अंदर से मोटिवेट होगे, ठीक है ना। ठीक है ना, आपके अंदर पैशन है किसी काम को करने का, तो आप अंदर से मोटिवेट हो गए। सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग की, मतलब आपको कोई टास्क दिया गया है और आप उसको मतलब पूरी अपना एक गोल, एक पर्सनल गोल समझ के आप उसको परफॉर्म करोगे, ठीक है ना। आप उसकी वैल्यू को समझते हो, क्योंकि इसी वजह से तो यहाँ से भी आपको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आपको टास्क जो आपको दिया गया है उसका पर्पस क्या है, क्यों वो दिया गया है, क्या उसका मतलब है देने का। तो यहाँ से भी आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जब आप आपके अंदर
इच्छा होती है अपनी खुद की लाइफ को, अपने खुद के वर्क को ही एक डायरेक्शन देने की, तो वो होती है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का वैसे तो बेसिक से मतलब होता है कि इंडिपेंडेंसी, एक तरीके से कि आपके अंदर इतनी इंडिपेंडेंट पावर है कि आप अपनी लाइफ को, अपने वर्क को एक डायरेक्शन दे सको, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्या आता है, एक मोटिवेशन आता है। पर्सनल ग्रोथ एंड मास्टरी, मतलब कि जब आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, चैलेंजेस से ओवरकम करना चाहते हो, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, आप एक पर्सनल ग्रोथ होती है, आप किसी चीज़ में एक मास्टरी हासिल करते हो। जब आपके अंदर ये वाली फीलिंग होती है तो भी आपको अंदर से क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। सेल्फ सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को बार बार सिग्नल दे रहे हो कि नहीं, यू हैव टू बी रिमेन पॉजिटिव, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना, अपनी आइडेंटिटी एक मेंटेन करके चलनी है, तो उससे भी आपको क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ये होते हैं आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब आपका मन कहे कि नहीं, तुम्हें पॉजिटिव ही सोचना है, तुम्हें नेगेटिव नहीं जाना है, तुम्हें इसी दिशा में काम करना है, तो जब मन कहता ना, तो समझो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो आपको बाहर से मिले, लाइक रिवार्ड, आपने कोई अच्छा काम करा, आपको किसी ने रिवार्ड दिया, ठीक है, किसी ने आपको कंपेंसेशन दिया, किसी ने आपको मनी दिया, किसी ने प्राइज़ दिया, किसी ने ग्रेड अच्छे दिए। तो जब आपको ग्रेड अच्छे मिलते हैं, जब आपको प्राइज़ मिलता है किसी काम पे, या आपको मनी देता है, कोई कंपेंसेशन देता है, तो आपको क्या मिलता है, एक तरीके से बाहर से रिवार्ड मिलता है, ठीक है ना। तो उससे आप मोटिवेट होते हो, क्योंकि दूसरा आपको क्या, एक तरीके से आपने जो एफर्ट्स डाले उसको और एनकरेज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, आपको जब तोहफा दिया तो। रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रेज, मतलब कि आपने जो एफ़र्ट्स लगाए हैं, आपने उनको रिकॉग्नाइज़ करा, दूसरे ने उनको रिकॉग्नाइज़ करा और तारीफ़ करी, ठीक है ना, आपके लगाए हुए एफ़र्ट्स पे। तो जब आपकी कोई उन एफ़र्ट्स की तारीफ़ करेगा तो इससे आपको और एनकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है ना। अवॉइडिंग कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि आपने जो है क्या कहते हैं कि ऐसा कोई काम करा ही नहीं जिसमें आपको लगे कि इस काम को करने से मेरा कुछ लॉस हो सकता है या इसका कुछ नेगेटिव आउटकम्स आ सकते हैं, तो उन कॉन्सिक्वेंसेस को आपने बिल्कुल अवॉइड करा, ठीक है। सोशल कनेक्शंस, मतलब कि लोगों से, कम्युनिटीज़ से आपने जो है निरंतर, आपको इंस्पिरेशन मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, तो यहाँ से भी क्या आता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब देखो, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, आपकी स्पेयर्समैन ने दी थी, ठीक है। वेरी शॉर्ट में पूछा गया। कॉजेज ऑफ डेलिक्वेंसी, ये आपके वेरी शॉर्ट दोनों में पूछे गए हैं। तो कॉजेज ऑफ डेलिक्वेंसी क्या क्या हो सकते हैं। डेलिक्वेंट बच्चा कौन सा होता है, जो एंटी सोशल बिहेवियर जिसके अंदर होता है, जो समाज के सोशल नॉर्म्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। तो डेलिक्वेंसी के कॉजेज क्या होते हैं, अगर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछे तो आप सिर्फ ये पॉइंट्स लिख देना, 1 या 2 ही पॉइंट्स काफ़ी रहेंगे, क्योंकि 1 नंबर का ही क्वेश्चन होता है वेरी शॉर्ट में। और अगर आपसे शॉर्ट में पूछे तो 4 नंबर का आता है, तो फिर आप इसमें से जो भी आपको पॉइंट बेटर लगे आप 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हो या 4 पॉइंट लिख सकते हो। 4 नंबर का है तो एटलीस्ट मैं होप करूँगी कि 4 पॉइंट तो आप लिखो ही लिखो, ठीक है। तो फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलता उस बच्चे को, पेरेंटल गाइडेंस, माँ बाप से गाइडेंस अच्छी नहीं मिलती है, उस बच्चे का डिसिप्लिन बहुत बेकार रहता है, नेग्लेक्टेड सा फील करता है वो हमेशा ही अपने घरों में भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्यूज़ करा जाता है कि तुझसे तो होएगा नहीं, तो तब आवारा है, नकारा है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि घर उनके टूटे होते हैं, माता पिता डिवोर्सी हैं, घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं जो बच्चे को एक डेलिक्वेंट चिल्ड्रन जो आपका बन जाता है नॉर्मल बच्चे से। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उस बच्चे पे इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, माता पिता अच्छे से केयर नहीं करते, क्योंकि फैमिलीज टूटी हुई होती है, माता पिता डिवोर्स हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर घरों में बच्चों को सिर्फ एब्यूज़ किया जाता है कि तुम नकारा हो, तुम आवारा हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन नहीं रह पाता उस बच्चे का, हमेशा नेग्लेक्टेड सा वो फील कर रहा है या तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है पीयर इन्फ्लुएंस की, जो डेलिक्वेंट बच्चे होते हैं उनके जो आसपास के लोग होते हैं जिनसे वो इंटरेक्ट करते हैं उनका भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो जिन बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो अल्कोहल ले रहे हैं या ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या कोई एंटी सोशल एक्ट कर रहे हैं, तो उनकी संगत का असर इस पर भी पड़ेगा, ठीक है। तो आप किन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, जो आपका पीयर इन्फ्लुएंस है। पीयर का मतलब क्या होता है, जो आसपास के लोग हैं आपके जिनके साथ आप इंटरेक्ट करो उनका भी आपके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपका बहुत बेकार है, लाइक पॉवर्टी बैकग्राउंड है, इनकम अच्छी नहीं है घर में, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो इससे भी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्राइम करने लग जाते हैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, या फिर इन सब चीज़ों की वजह से आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो उस फ्रस्ट्रेशन से ओवरकम होने के लिए, ठीक है।
एजुकेशनल इश्यूज़ की वजह से भी बच्चा डेलिक्वेंट आ जाता है, डेलिक्वेंसी आ जाती है, जैसे कि स्कूल में बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अटेंडेंस रेगुलर नहीं रहती है, बार बार स्कूल छोड़ता रहता है, तो इनसे भी क्या होता है, डेलिक्वेंसी हो जाती है, डेलिक्वेंसी बिहेवियर आ जाता है बच्चे के अंदर। क्योंकि देखो एजुकेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शस्त्र है एक तरीके से, अगर बच्चे को सही दिशा में लेकर जाना है, उसके अंदर वैल्यूज़ अगर डेवलप करनी, क्योंकि आदमी जितना पढ़ा लिखा होगा ना उतना ही वो समझदार होगा, ठीक है ना। जब बच्चा पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो वो फिर उसके अंदर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ तो आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। नेबरहुड इन्वायरमेंट, उसके जो आसपास का पड़ोसियों का इन्वायरमेंट है, जिस एरिया में वो रह रहा है, वो वहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा होते होंगे, ठीक है ना। ड्रग्स वेपन्स का यूज़ ज़्यादा होता होगा, इजीली एक्सेसिबल होंगे उस एरिया में, या तो फिर वो, या फिर कम्युनिटी रिसोर्सेज में कोई कमी है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं जो बच्चे के अंदर डेलिक्वेंसी बिहेवियर डेवलप कर देते हैं, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, इंटेलिजेंट टेस्ट के थ्रू। टीचर रेगुलरली क्लासरूम में उन बच्चों की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सके, उससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन बच्चों की अकेडमिक में परफॉर्मेंस देख के कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्रिएटिव टास्क में वो कैसे परफॉर्म करते हैं, लर्निंग एबिलिटी उनकी कितनी तेज़ है, कितनी फास्ट है, क्यूरियोसिटी उनके अंदर कितनी है, उनके स्पेशल अचीवमेंट्स क्या हो सकते हैं स्पेशल फील्ड्स में, लाइक आर्ट्स में, साइंस में, स्पोर्ट्स में। तो इन सब चीज़ों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चा गिफ्टेड चिल्ड्रन है या नहीं, ठीक है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT टेस्ट, ये मैंने आपको बताया था पर्सनैलिटी टेस्ट में, कि पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए कुछ टेस्ट मैंने उस टाइम आपको डिस्क्राइब करे थे, ठीक है। उनके नाम मैंने आपको बताए थे, और आपसे कहा था कि आपकी जो क्वेश्चन बैंक बुक है उसमें सिर्फ इनके नाम ही इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है ना। तो उस टाइम सिर्फ आपको नाम बताए थे, ठीक है। तो लेकिन वेरी शॉर्ट में आपका सिर्फ TAT टेस्ट, जो कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, इसके बारे में पूछा गया है कि ये होता क्या है, 1 नंबर में पूछा गया है। तो ये जो टेस्ट होता है ये आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने ना एक अनक्लियर सी स्टोरी हम लोग बच्चों से क्रिएट करने को कहते हैं। उनको ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखा के, एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर से दिखा दी जो भी थोड़ी एम्बिगियस सी होती है, अनक्लियर सी होती है, कुछ देख के समझ में नहीं आ रहा होता उसमें। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर तो आपको पता ही है नहीं, अनक्लियर से होती है देखने में भी। तो उसके बेसिस पे बच्चों से कहते हैं कि आप इस पिक्चर को देख के क्या समझ पा रहे हो। कोई स्टोरी बेस्ड ही वो शायद ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं, और उनको देख के ना बच्चों को कोई एक स्टोरीज उनको क्रिएट करनी होती है, ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट था ये आपका हेनरी मुर्रे और क्रिश्चियन मॉर्गन ने इसको डेवलप करा था 1930s में। इससे क्या होता है, जो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उसकी इमोशंस कैसे हैं, उसका व्यू पॉइंट कैसा है, ये सब हम अनकवर कर पाते हैं, उसको हम मेज़र कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये जनरली आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी में, रिसर्च में, और आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेज़र करने में यूज़ किया जाता है आपका ये टेस्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसमें आप कंसेप्चुअली चीज़ों को सोच पाओ, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझ पाओ, और इफ़ेक्टिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ थ्रू रीजनिंग एंड लॉजिक, उसको ही बोला जाता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अच्छा, जीन पियाजे के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आपकी कब डेवलप होती है, आपकी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। 4 स्टेज थी ना, तो उसमें जो सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है उसमें आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपके बच्चों के अंदर डेवलप होने लग जाती है, ठीक है। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर्स थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ये आपका शॉर्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, टीचिंग एंड लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो टीचिंग क्या, टीचिंग में क्या होता है कि हम नॉलेज को देते हैं, नॉलेज हम बच्चों को इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज दी जाती है, वहाँ पे स्किल्स बच्चों को दी जाती हैं, ठीक है ना। ये एक प्लान्ड और पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, मतलब कि टीचिंग एक प्लान्ड मैनर में होती है, हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं कि हाँ आज बच्चे को हमें इस टीचिंग एड के थ्रू हमें इस तरीके से पढ़ाना है, ये सब चीज़ें। और पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, इसका कोई ना कोई एक पर्पस होता है कि बच्चों के अंदर हमें ये स्किल डेवलप करनी है, तो ये पर्पसफुल एक्टिविटी होती है और प्लान्ड मैनर में होती है, ठीक है। जो टीचर होता है वो इसमें एक्टिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि टीचिंग में टीचर के माध्यम से ही इन्फॉर्मेशन आपकी दी जाती है बच्चों तक, ठीक है। एंड इट फोकस ऑन गाइडिंग, एक्सप्लेनिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट्स। और इस टीचिंग में क्या होता है कि हम बच्चों को गाइड करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कंटेंट को, और बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। लर्निंग में क्या होता है,
देखो टीचिंग तो हम लोग करते हैं, जानबूझ के टीचिंग की जाती है, लेकिन जो लर्निंग होती है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल्स। मतलब कि टीचर तो नॉलेज को इम्पार्ट कर रहा है और लर्निंग में क्या हो रहा है, बच्चे उस नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी इंटेंशनली भी हो जाती है, कभी कभी इंसिडेंटल भी हो जाती है। लाइक जैसे कि अब बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो वो इंटेंशनली अपनी इच्छा से लर्निंग को एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं जो टीचर उनको इम्पार्ट कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी में इतने चैलेंजेस आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लर्निंग, कुछ सीख ऐसी होती है जो हमें बिना हमारी इच्छा के ही हमें मिल जाती है, कुछ इंसिडेंटली भी हमें कुछ सीखने को मिल जाती है, ठीक है। तो लर्निंग आपकी इंटेंशनल और इंसिडेंटल दोनों ही होती है, ठीक है। लर्नर आपका इसमें एक्टिव होता है अंडरस्टैंडिंग में एंड अप्लाइंग नॉलेज में। जो आपका लर्नर होता है, जो सीख रहा होता है, एक्सपीरियंसेस ले रहा होता है, वो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस गेन करता है, समझता है और नॉलेज को अप्लाई करता है। ये डिफरेंस होता है आपका टीचिंग एंड लर्निंग में, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लर्निंग पर अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो दो तरीके के ही फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स में आ जाता है आपका मोटिवेशन, ठीक है ना। ये आपकी लर्निंग, मोटिवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी लर्निंग पर इफेक्ट डालेगा। अगर मोटिवेशन नहीं होगा, ठीक है ना, अंदर से एक क्यूरियोसिटी नहीं आएगी किसी चीज़ को सीखने को लेके, ठीक है ना, तो आप कोई काम का नहीं सीख पाओगे, कोई चीज़ आप नहीं सीख पाओगे। तो मोटिवेशन, हाई मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट ड्राइव बेटर परफॉर्मेंस। मोटिवेशन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा किसी काम में आपका इंटरेस्ट होगा, वो उस काम में परफॉर्मेंस आपकी उतनी अच्छी होगी, ठीक है ना। इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटी, ये भी इंटेलिजेंस और आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, जो आपकी मानसिक क्षमता होती है, ठीक है ना, वो भी अफेक्ट करती है लर्निंग को, ठीक है। कैसे कि जितनी अच्छा आपका इंटेलिजेंस पावर होगी, उतनी अच्छी आपकी स्पीड होगी और अंडरस्टैंडिंग की गहराई होगी, ठीक है। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ। एक मिनट, यस। फिर आता है आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, आप सोते अच्छे हो, ठीक है ना, ठीक है, और ये सब चीज़ें अगर आपकी अच्छी रहती हैं तो इसका मतलब आपकी लर्निंग अच्छी रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हेल्दी खाना खाना, अच्छी नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। प्रायर नॉलेज, देखो जब आप कोई नई इन्फॉर्मेशन सीख रहे होते हो तो आप अपनी जो नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज आपके पास होती है, आप उससे लिंक करने की कोशिश करते हो। तो कनेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन्हांस कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो अगर आप कुछ चीज़ों को पहले से ही सीख के नहीं चलोगे, तो जैसा आप कोई नया टॉपिक सीखोगे तो उससे रिलेटेड आपके पास थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आप ही को होगी उसको सीखने में, ठीक है। लर्निंग स्टाइल्स, लाइक अलग अलग स्टाइल्स का यूज़ करना, या विजुअली, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है ना। अलग अलग अप्रोचेस का अगर आप अलग अलग अप्रोचेस का यूज़ करना है लर्निंग में, तो ये भी बहुत अफेक्ट डालता है, ठीक है ना, कि किस अप्रोच को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो इससे भी आप इंफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिवली गेन कर पाते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, अगर ये चीज़ें बढ़िया नहीं होंगी तो आपकी लर्निंग अफेक्ट होगी, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं आपके, लाइक टीचिंग मेथड्स, ठीक है ना। टीचिंग स्ट्रैटेजी अगर अच्छी नहीं होंगी, इफ़ेक्टिव नहीं होंगी, ठीक है ना। क्योंकि आजकल तो देखो अलग अलग टीचिंग, बहुत सारी टीचिंग स्ट्रैटेजी आ रही है, इंटरेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज आ रही है, जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट भी आया है, क्यूरियोसिटी डेवलप हो उनकी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो टीचिंग मेथड्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। फिजिकल इन्वायरमेंट, एक बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें हमारा एक ही चीज़ पे फोकस हो उसमें, ठीक है। सोशल एंड फैमिली सपोर्ट की, मतलब कि अपने आसपास के लोगों से और आपको फैमिली से कंटिन्यूसली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और सपोर्ट मिलते रहना चाहिए, ठीक है ना। इससे भी आपके लर्निंग आउटकम्स बहुत इफेक्ट होते हैं। टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स का यूज़ करके भी आप जो है अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो विदाउट, लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिजिटल टूल्स भी कहीं ना कहीं आपकी जो है लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि
चीज़ों को डिजिटली अगर आप देखते हो, जैसे कि आजकल प्रेजेंटेशंस हैं, स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, वीडियोस ही चल जाती है वो, तो उसके माध्यम से बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाता है। एक पिक्चर की तरह अगर आप किसी चीज़ टॉपिक को समझते हो तो वो बहुत अच्छे से समझ में आती है चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये यूनिट 2 से ही आपका एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। जब हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एडर्नल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब एडोलसेंस एज में इनमें कोई ना कोई चेंजेस आता रहता है। कोई ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है, कोई ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ये सब उसका ही पार्ट है। लेकिन सिर्फ वेरी शॉर्ट में इतना ही पूछा गया है कि कौन सा ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन की लर्निंग की, उसके डेवलपमेंट की, उसके मोटिवेशन की विद इन द एजुकेशनल सेटिंग्स, ठीक है। टू इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट देखो हमें बताना है, ठीक है। देखो, मैंने आपको वीडियो में इंटेलिजेंस टेस्ट का जिक्र नहीं करा है, ठीक है ना, लेकिन इसमें सीधा क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट सिर्फ नाम पूछे गए हैं और नाम ही अब तक पूछे गए हैं, वेरी शॉर्ट में ही पूछे गए हैं। शॉर्ट में भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। तो हम सिर्फ वेरी शॉर्ट के परस्पेक्टिव से ही लर्न करेंगे। तो 2 इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम हमें बताने थे। तो पहला नाम है आपका स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस स्केल और दूसरा है आपका वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं इस टेस्ट के बारे में बता देती हूँ आपको। तो जो स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस स्केल है, ये जो टेस्ट होता है, ये हम इससे क्या मेज़र कर पाते हैं, बच्चे की रीजनिंग को मेज़र कर पाते हैं, ठीक है ना। बच्चे की रीजनिंग में भी आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है ना, जो मेजरेबल क्वांटिटेटिव रीजनिंग हम इसमें बच्चे की मेज़र कर पाते हैं। उसकी वर्किंग मेमोरी को हम मेज़र कर पाते हैं इससे, वर्किंग मेमोरी को, ठीक है ना। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि जिन बच्चों का IQ आपका 40 to 160 की रेंज में वेरी करता है, उन बच्चों पे हम इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस टेस्ट के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे को, ठीक है ना, या फिर किस चीज़ में उसका डेवलपमेंटल डिले हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम इस टेस्ट से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ये वेल्शर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। ये जो आपका टेस्ट होता है, ये उन लोगों पे अप्लाई हो सकता है जो आपके एडोलसेंट होते हैं, एडोलसेंट्स एज्ड फ्रॉम 16 टू, जिनकी एज 16 to 19 तक की एज के लोगों के ऊपर ये आपका टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, यस। और ये जो टेस्ट होता है, ये भी आपका जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को ही मेज़र करता है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग को मेज़र करता है, एडल्ट्स में, एडोलसेंट्स में भी मेज़र करता है ये, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादातर आपकी क्या मेज़र की जाती है, आपकी परसेप्चुअल रीजनिंग मेज़र की जाती है आपकी इसमें, परसेप्चुअल रीजनिंग, ठीक है। आपकी प्रोसेसिंग स्पीड कैसी होती है वो मेज़र की जाती है इसमें, आपकी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, आपका ये मेज़र किया जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस टेस्ट में आपकी मेज़र की जाती है। जो आपका स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल आपका टेस्ट है, ये आपका फ्रॉम एज 2 to अडल्ट, इस एज में ये आपका टेस्ट किया जा सकता है, मतलब इस एज के लोगों के ऊपर ये टेस्ट एप्लीकेबल है। और ये जो टेस्ट होता है आपका, ये 16 to 19 की एज के बीच के जो लोग होते हैं, उनके ऊपर ये टेस्ट आपका किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था इन टेस्ट के बारे में, ठीक है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना चाहते हो बाय गिविंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखो ये जो चीज़ है ये भी आपकी यूनिट 2 में ही है, ठीक है ना। तो ये एक आपका साइको एनालिटिक थ्योरी है। इसमें क्या होता है, ये कार्ल जंग ने आपकी प्रपोज करी थी। इसमें इन्होंने बताया था कि एक गर्ल का सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स हर फादर और मदर से क्या है, रिवेलरी है। मदर से मतलब थोड़ी कटी कटी सी रहती है, दुश्मनी टाइप सी है, और फादर से उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन है, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ड्राइव क्या होता है, ड्राइव क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है, या फिर आपका कोई एम्बिशन या कोई डिज़ायर टू अचीव अ गोल, ठीक है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन के। ये देखो वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन के कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, लेकिन ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने आपको चारों पॉइंट दे दिए कि शॉर्ट में आए तो आप चारों लिख दीजिए, और वेरी शॉर्ट में आए तो आप सिर्फ ये 2 पॉइंट, वेरी शॉर्ट में आए तो आप सिर्फ जस्ट इतना लिखे, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड बिहेवियरल ट्रेट्स, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इन बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता है, क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी होती है, अटेंशन काफ़ी स्ट्रांग होता है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से ये सीख पाते हैं। बिहेवियरल ट्रेड्स की बात करें तो इन बच्चे के एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा होता है, फोकस बहुत अच्छा होता है, इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है चीज़ किसी भी चीज़ पे, परफेक्ट होते हैं एकदम। और अर्ली रीडिंग और लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, और चीज़ों को पहले से ही पढ़ के चलते हैं ये, ठीक है ना। इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये बच्चे स्ट्रॉन्ग सेंसिटिविटी होती है इनके अंदर, एम्पैथी होती है और जस्टिस वाली फीलिंग होती है इन बच्चों के अंदर। समटाइम्स फील मोर कंफर्टेबल विद अडल्ट्स और ओल्डर चिल्ड्रन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो बच्चे होते हैं ये अपनी से 2-3 क्लास बड़े वाले बच्चों के साथ दोस्ती रखना पसंद करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं। तो उन जिन अपने से वो बड़ों के साथ अगर ये दोस्ती रखेंगे, क्योंकि इनका जो माइंड होता है कहीं ना कहीं उनके ही कंपैटिबल में होता है, ठीक है। एकेडमिक की बात करें तो इनको टीचर से तो कोई मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत मास्टरी परफेक्ट होते हैं एकदम ही, और अपना काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर्स हमें बताने हैं जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करे, या फिर ऐसे 2 फैक्टर बताओ जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या कॉजेज हैं। तो दोनों का ही आंसर है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखो, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हेरिडिटी भी इफेक्ट डालता है और इन्वायरमेंटल भी इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का वोम टू टॉम चलता है, वोम के अंदर भी क्या कहते हैं बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती रहती है। तो उसमें भी ये रहता है कि जब भी कहते हैं कि मदर ये ना ले वो ना ले, ठीक है ना, क्योंकि इससे बच्चे पर इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, उसके ब्रेन की फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है फिर, ठीक है। और एनवायरमेंटल का तो है ही भाई, देखो जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा तो भी उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। या फिर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर एक ही था, तो मैंने दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ लिख दिया, ठीक है ना। तो 2 कोर्सेज का इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हर बच्चे में कोई ना कोई हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, क्यों? हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। 2 साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स बताने आपको पर्सनैलिटी के, तो उसका भी क्या आंसर है? जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट भी जेनेटिक्स का भी पड़ता है, इन्वायरमेंट का भी पड़ता है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय रिप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म? देखो, ये पढ़ाया तो मैंने आपको डिफेंस मैकेनिज्म में रिप्रेशन का क्या मतलब होता है। जब पर्सन किसी मेमोरी को, कोई अनप्लीजेंट सी मेमोरी है या कोई थॉट है, तो उसको क्या होता है, वो भुला देता है, ठीक है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने बैकवर्ड बच्चों के, तो भैया इनका लर्निंग रेट बहुत ही स्लो होता है, कंसंट्रेशन अटेंशन बहुत ही बेकार होता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी एकदम लिमिटेड ही होती है इन बच्चों में, ठीक है। थॉर्नडिके की लर्निंग थ्योरी के प्राइमरी लॉज क्या थे? लॉज ऑफ इफेक्ट एंड लॉज ऑफ एक्सरसाइज। भाई थॉर्नडिके ने क्या बोला था? लॉज ऑफ इफेक्ट के मैंने आपको बताया था, ये आप पढ़ना इम्प्लीकेशन में, ठीक है। लॉज ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि आप क्या कहते हैं कि आप जैसे जैसे एफर्ट डालते जाओगे वैसे वैसे आपको उसके बिहाफ पे रिजल्ट मिलता चला जाएगा। जैसे कि उस केस में क्या हो रहा था कि आपका जो बिल्ली थी, जो कैट थी, जब उसको केज में बंद कर दिया गया था, तो जैसे उसने इतने सारे एफर्ट्स डाले, तो मतलब क्या कहते हैं कि एक क्या कहते हैं एक राइट रिस्पॉन्स, राइट एफर्ट ना डालने की वजह से उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही उसने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया तो उसको रिवार्ड मिला, उसको जो है फ़िश मिली खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। तो आप मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि आप जैसे जैसे एफर्ट्स करते जाओगे वैसे वैसे आपको उसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छा रिजल्ट, अच्छा एफर्ट्स डालोगे तब रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। और दूसरा क्या था? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि लर्निंग जो होती है वो आपकी एफर्ट्स आप डालते रहें, कभी ना कभी आप करेक्ट रिस्पॉन्स पे ज़रूर पहुंचेंगे। तो यही होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब आप ट्रायल करते रहें, एरर होती रहेंगी। जैसे जैसे आप बार बार करते रहोगे, चीज़ों को करते रहोगे, सीखने की कोशिश करते रहोगे, वैसे वैसे आपसे मिस्टेक्स कम होने लग जाएंगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने करेक्ट रिस्पॉन्स पे पहुंच जाओगे। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है कि आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, एफर्ट्स डालते जा रहे हो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो उनकी थी, तो वो चीज़, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं? जैसे कि मान लो उस बच्चों को कोई ना कोई ट्रॉमा है, या फिर शुरू से ही हमेशा वो अब्यूज़ किया गया हो, ठीक है। उस बच्चे की ब्रेन केमिस्ट्री भी ठीक ना होने की वजह से, कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होने की वजह से भी बच्चे का मेंटल हेल्थ हो सकता है उसके अफेक्ट हो, ठीक है। 2 ही फैक्टर्स पूछे थे, वेरी शोल्ड का क्वेश्चन है तो 2 ही यहाँ लिख दिए गए, ठीक है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालते हैं? फैमिली इन्वायरमेंट। भाई देखो, फैमिली सबसे पहली सोशलाइजिंग एजेंट होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो फैमिली से ही इंटरेक्ट करता है ना, वही उसके लिए समाज होती है। तो वहाँ पे अगर उसको नर्चरिंग अच्छा ना मिल रहा, उसका नर्चर अच्छे से ना हो रहा, बच्चे का सपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट ना मिले, ठीक है ना, तो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो फैमिली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, नर्चरिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, सपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिससे कि बच्चा एक सबसे अच्छे सा इंटरेक्शन कर सके, ठीक है। पीयर ग्रुप्स, मतलब कि आप आसपास के लोगों के साथ, जिनके साथ भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो बच्चा उनके साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर पाता है, ठीक है ना। उन लोगों को फॉलो भी करता है वो कहीं ना कहीं, और सोशल डायनेमिक्स, जो कॉम्प्लेक्स सोशल डायनेमिक्स होते हैं उनको नेविगेट करने की भी कोशिश करता है, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ अच्छे से नहीं होंगी, अगर बच्चा सोशली लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी सोशल डेवलपमेंट भी अफेक्ट करेगी, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट, ये फिर से वही देखो वही चीज़ आ गई है आज इसमें, क्योंकि देखो एक पेपर में वेरी शॉर्ट में सिर्फ 2 ही टेस्ट पूछे गए थे इंटेलिजेंस के, और एक में 3 पूछ ले गए थे। तो ये 2 तो वही थे जो पहले बताए थे आपको, स्टैनफोर्ड बिनेट एंड वेल्स इंटेलिजेंस टेस्ट, और तीसरा आता है आपका रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है? ये जो आपका रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट होता है, इसमें आप जनरली बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो होती है उसको मेज़र करते हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो होती हैं उस बच्चे के अंदर, उनको आप मेज़र करते हो, ठीक है ना। और उस बच्चे का जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है उसको आप मेज़र करने की कोशिश करते हो इस टेस्ट से, ठीक है ना। ये एक तरीके से आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका ये होता है, ठीक है। वेल एडजस्टेड चिल्ड्रन के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमको बताने हैं। तो वेल एडजस्टेड बच्चे जो होते हैं इमोशनली स्टेबल होते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करके चलते हैं, ये अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, हमेशा ज़्यादातर काम ही रहना पसंद करते हैं, और ज़्यादा एंजाइटी और ज़्यादा स्ट्रेस का लोड लेते ही नहीं है बच्चे, ठीक है ना। और ना ही ज़्यादा किसी चीज़ों पे इतना रिएक्ट करते हैं, ठीक है। रिसाइलेंस, मतलब कि अगर इनकी लाइफ में मान लो कोई ऐसी एक ऐसा फेज़ रहा हो जिसमें ये बहुत दुखी रहे हो, तो ये उससे बाउंस बैक कर लेते हैं, जो इनके सेटबैक्स हैं उनसे ये बाउंस बैक कर लेते हैं, ठीक है। और अपने फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी समझते हैं, कि उन फेलियर से भी ये इंस्पिरेशन ही लेने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से उस फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी समझ के आगे सक्सेस की तरफ मूव करें, ना कि बैठे रहें कि मैं तो फेल ही हो गया, मैं तो कुछ ही नहीं कर सकता और बैठ गए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अडेप्टेबिलिटी, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं नए नए इन्वायरमेंट में और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस में, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, ये जो बच्चे होते हैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ को, अपनी लिमिटेशन को, अपनी फीलिंग को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना, और अपना एक गोल सेट करके चलते हैं, ठीक है। सोशल कॉम्पिटेंस, मतलब कि ये जो बच्चे होते हैं ये दूसरों की रेस्पेक्ट भी करते हैं, एम्पैथी शो करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, और रिलेशनशिप, और सबसे अच्छे रिलेशनशिप बना के चलते हैं, ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज, ये जो बच्चे होते हैं ओपनली कम्युनिकेट करते हैं और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करते हुए, मतलब इनको पता है कि हमें किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, ठीक है। बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल होता है इन बच्चे का, कि इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनकी परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। डेलिक्वेंट बिहेवियर आपको बता ही चुका है कि डेलिक्वेंट बिहेवियर जो है ये आपके अनलॉफुल एक्ट्स होते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर होता है, या कोई सीरियस रूल आप तोड़ रहे हो, वायलेट कर रहे हो, कमिटेड बाय जुवेनाइल्स, ठीक है, वो होता है आपका डेलिक्वेंट बिहेवियर। मैच्योरेशन और ट्रेनिंग में क्या रिलेशनशिप है, ये क्वेश्चन आपका शोल्ट में पूछा गया है। तो देखो मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन का तो मतलब क्या होता है कि आप जब मैच्योर हो जाते हो, ठीक है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें आपकी नर्वस सिस्टम ग्रो कर रहा है, आपकी मस्कुलर ग्रोथ हो रही है, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, ठीक है ना। आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हो वो मैच्योरेशन से, कि आप वहाँ उस टाइम पे आप स्किल एक्वायर करने लग जाते हो, ठीक है ना। तो मैच्योरेशन इज़ समथिंग रिलेटेड टू नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडीली ग्रोथ हो रही होती है, आपकी मस्कुलर ग्रोथ हो रही होती है, आपका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो जिसमें आप का कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलप हो चुका होता है, ठीक है ना, शारीरिक तरीके से, और आप उस टाइम
उस स्टेज पे एबल होते हैं स्किल को एक्वायर करने में, ठीक है, वो होता है मैचुरेशन। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग में आपने जो एक्सपीरियंसेस यूज़ करे हैं, सॉरी गेन करे हैं, उनको आप यूज़ करते हो, प्रैक्टिस करते हो अपनी एबिलिटीज़ को और थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। मैचुरेशन एक लिमिट तक ही होती है, लेकिन जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो आपका लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक है। एक एक अच्छे से समझते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। देखो, मैचुरेशन एज प्री रिक्वेस्ट, देखो मैचुरेशन एक इसेंशियल प्री कंडीशन है। एन इंडिविजुअल कैन नॉट लर्न अ स्किल, या कोई भी स्किल हो सकती है, चाहे वो चलना सीख रहा है, चाहे वो रीडिंग करना सीख रहा है, अनटिल जब तक कि उसका नर्वस सिस्टम और मसल सफिशिएंटली डेवलप नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैचुरेशन आपका क्या होता है, जब आप बॉडीली डेवलप्ड हो चुके होते हो, आप ग्रो कर चुके होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी मसल्स ग्रो कर चुकी होती हैं, तो जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे तभी आप एबल होगे किसी स्किल को सीखने के लिए, चाहे वो कोई भी स्किल ही क्यों ना हो, ठीक है ना। जब आपका नर्वस सिस्टम डेवलप ही नहीं हो पाएगा तो आप किसी स्किल को नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। तो मैचुरेशन एज प्रीरिक्विजिट मतलब कि दिस इज़ द प्राइमरी कंडीशन, मैचुरेशन, ठीक है ना, टू लर्न एनी स्किल, ठीक है ना। फिर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। जो मैचुरेशन है अकर्स रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, वाइल ट्रेनिंग लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट टुगेदर दे कॉज परमानेंट बिहेवियरल चेंजेस। देखो, जो मैचुरेशन होता है ये देखो, जो ट्रेनिंग होती है या फिर जो लर्निंग होती है, ये हम कैसे सीखते हैं? जब हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैचुरेशन होता है ये आपका एक एक्सटर्नल सोर्सेज से तो डेवलप होता नहीं है मैचुरेशन, ये तो आपका इंटरनली सोर्सेज से ही डेवलप होता है, ठीक है। टाइमिंग मतलब ये कहना चाह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते नेचर में कि मतलब मैचुरेशन आपका इंटरनली डेवलप होता है, और जो लर्निंग होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो आपकी एक्सटर्नली सोर्सेज से डेवलप होती है, ठीक है। टाइमिंग एंड रेडीनेस, ट्रेनिंग जो होती है मोस्ट इफेक्टिव होती है व्हेन इट कोइंसाइड्स विद द नेचुरल मैचुरेशन। अर्ली ट्रेनिंग विदाउट मैचुरेशन कैन बी इनफेक्टिव, वाइल ट्रेनिंग एट द राइट टाइम स्पीड्स अप डेवलपमेंट। देखो, टाइमिंग और रेडीनेस भी एक बहुत अच्छा खासा रिलेशनशिप है मैचुरेशन और ट्रेनिंग में। जैसे कि मान लो आज आप मैच्योर हो, आज आप जीन पियाजे के हिसाब से 4th स्टेज में हो, आज आप मैच्योर हो, ठीक है, आपका माइंड डेवलप हो चुका है कि आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सको। जब आप उस स्टेज में आप ट्रेनिंग लोगे, लर्निंग करोगे, तो उसका इफेक्टिवनेस कुछ हो रही होगी। और जब एक छोटे बच्चों को आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप ट्रेन करने की कोशिश करोगे तो वो इनफेक्टिव रहेगी, क्योंकि वो बच्चा इतना मैच्योर ही नहीं हुआ उस काम को करने के लिए, ठीक है ना। तो यही है कि ट्रेनिंग आपकी इफेक्टिव जब ही होगी जब आप मैच्योर हो चुके होगे, ठीक है। जब आप विदाउट मैच्योरेशन अर्ली ट्रेनिंग किसी को दोगे तो वो इनफेक्टिव रहेगी। जब ट्रेनिंग राइट टाइम पे बच्चे को दी जाए तो उससे उस बच्चे का डेवलपमेंट भी बढ़ता है, ठीक है। कैपेसिटी इन्हांसमेंट, मैचुरेशन आपकी डिटरमाइन करती है द अपर लिमिट ऑफ एन एबिलिटी, ट्रेनिंग डिटरमाइंस हाउ क्लोजली एन इंडिविजुअल रीचेज द पोटेंशियल। देखो, मैचुरेशन जो होता है ये बताता है कि बच्चे के अंदर कितनी लिमिट है उस पर्टिकुलर काम को करने की फ़िलहाल। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है वो बताता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर कितनी एबिलिटी है उस पोटेंशियल तक पहुंचने की, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल की बात करें तो चाइल्ड कैन नॉट बी ट्रेन टू वॉक बिफोर देयर मसल्स एंड नर्वस सिस्टम आर सफिशिएंटली मैच्योर। वंस द मैच्योरिटी इज रीच्ड, ट्रेनिंग रिजल्ट इन द स्किल। सीधी सी बात है, जैसे कि अब एक छोटा बच्चा है जो लेटने लायक ही है सिर्फ, ठीक है ना, अभी बैठ भी नहीं सकता वो। अब वो बच्चा है, वो इतना अभी मैच्योर नहीं हुआ बच्चा, चलने लायक वो इतना मैच्योर तो नहीं हुआ, उस बच्चे की मसल्स अभी इतनी डेवलप नहीं हुई, उस बच्चे का नर्वस सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो आप उस बच्चों को स्किल मतलब उस बच्चों को आप चलना कैसे सिखाओगे? नहीं सिखा सकते। जब वो बच्चा अब उस स्किल के लिए इतना मैच्योर हो जाएगा तभी वो उस स्किल को करेगा, तो वो इफेक्टिव रहेगी और उस बच्चे का डेवलपमेंट भी तेज़ी से होगा। तो यही रिलेशनशिप होता है आपका मैच्योरेशन में और ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग या कह दो लर्निंग कह दो, ठीक है। आपको 4 फैक्टर्स बताने हैं जो अफेक्ट करे बच्चे के डेवलपमेंट पे, उसका जेनेटिक्स, उसका एनवायरनमेंट, उसकी पेरेंटिंग और उसका न्यूट्रिशन, ठीक है। टू डक्टलेस और एंडोक्राइन, देखो टू डक्टलेस को ही हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। हमें मतलब 2 डक्टलेस मतलब कि 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताने हैं और उनकी फंक्शनिंग बतानी है। तो सबसे पहला ग्लैंड आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपका आता है थायरॉयड ग्लैंड्स, और दूसरा आता है आपका एड्रेनल ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड्स क्या होता है? ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और जो एड्रेनल ग्लैंड्स होता है ये वो ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये आपके 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम हैं, ठीक है।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आप फिजिकली डेवलप होते हो, कॉग्निटिव, इमोशनली, सोशली, सब तरीके से आपके अंदर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ ऑफ अ टीचर, टीचर की मेंटल हेल्थ इतनी ज़रूरी क्यों है, नीड क्यों है इसकी, क्योंकि टीचर की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बच्चे की लर्निंग में पड़ेगा, ठीक है ना। जब टीचर स्ट्रेस्ड होगा तो टीचर स्ट्रगल करेगा, एक पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट कर पाएगा वो स्कूल में, क्लासरूम में, ठीक है ना, जिससे डायरेक्ट बच्चों की परफॉर्मेंस और उनका इंगेजमेंट इम्पैक्ट होगा, ठीक है। हाई टर्नओवर रेट, देखो जब टीचर की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएगा उस प्रोफेशन को छोड़ने के लिए, इससे टर्नओवर रेट बढ़ जाएगा और एक्सपीरियंस स्टाफ की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक। नेचर कैसा है लर्निंग का, लर्निंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आप स्किल को एक्वायर करते हो, अपनी मेमोरी में रिटेन करके रखते हो लंबे समय तक, और ज़रूरत पड़ने पर उस नॉलेज को यूटिलाइज करते हो, स्किल्स को यूटिलाइज करते हो थ्रू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। देखो जो आपका पर्सनैलिटी वर्ड है ये किस शब्द से ओरिजिनेट हुआ है, तो जो पर्सनैलिटी शब्द है ये एक लैटिन वर्ड है जो कि आपका पर्सोना शब्द से आया है, ठीक है। ये एक रोमन और ग्रीक थिएटर में आपका यूज़ किया जाता था पहले ये पर्सोना शब्द, ठीक है, जहाँ पे जो आपके मतलब करेक्टर्स होते थे या फिर जो आपके एक्टर्स होते थे उनको एक करेक्टर प्ले करने के लिए दिया जाता था ना, तो जो वो मास्क वो वोर करके रखते थे उसी को ये पर्सोना बोला जाता था। मतलब कि जैसे कि शाहरुख खान है, अब किसी मूवी में उसने आपका राहुल का रोल प्ले करा है तो राहुल उसका क्या है एक तरीके से पर्सोना है, क्योंकि वो जो राहुल है वो एक्चुअल में शाहरुख खान तो नहीं है ना, मतलब सॉरी, मतलब कि जो शाहरुख खान है उसको मान लो किसी मूवी में राहुल का रोल प्ले करने के लिए दिया गया, तो राहुल क्या एक मुखौटा है जो शाहरुख खान ने वियर करा है उस पर्टिकुलर करेक्टर में, ठीक है ना, जो और वो उस करेक्टर को प्ले करेगा किसी मूवी के अंदर जो कि आपकी प्ले होगी किसी थिएटर में, ठीक है ना। तो पहला तो इस चीज़ का यूज़ इसलिए किया जाता था पर्सोना का, लेकिन धीरे धीरे करके फिर पर्सनालिटी का यूज़ हम इंडिविजुअल का जो करेक्टर है वो कैसा है सोसाइटी में, ठीक है ना, हाँ उसके बिहेवियर कैसे हैं, ठीक है ना, उसका पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग, उसको पर्सनैलिटी कहा जाने लगा, ठीक है। साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, तो ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की, उसके मेंटल प्रोसेसिंग की, इंक्लूडिंग कॉग्निशन, इमोशंस एंड मोटिवेशन, ठीक है। इंटेलिजेंस के टाइप्स, देखो लॉन्ग में हो चाहे शॉर्ट में हो चाहे वेरी शॉर्ट में तो नहीं पूछा जाएगा, लॉन्ग में या शॉर्ट में ही पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या होते हैं आपको ये लिखने हैं, और एक और मैंने आपको बताए थे वीडियो बताते समय, वो कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, लाइक वाले जो तीन जो थे जो आपके थॉर्नडिके ने दिए थे वो भी आप लिखो अलग से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस तो होती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस जिसमें आपकी ओवरऑल एबिलिटी आ जाती है रीजनिंग की, प्लानिंग करने की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की, ठीक है। फिर आती है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि आपकी होवार्ड गार्डनर ने दी थी, जिसमें आपकी 8 इन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बात करी थी, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पैशियल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इन सब के बारे में मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। लिंग्विस्टिक वर्बल जो शब्दों के साथ खेले, जैसे कि आपके ये हो जाते हैं पोइट्स हो जाते हैं, है ना, जो कविकार होते हैं, जो कवि होते हैं वो हो जाते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिनकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हो, लॉजिकल पावर बहुत अच्छी हो। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस हो जाते हैं जो आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करके बहुत अच्छे से, आप विजुअलाइजेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, जैसे कि आर्टिस्ट हो जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होता है जो अपनी बॉडी की जो उनकी मोटर स्किल्स होते हैं उनके साथ उनके अंदर बहुत अच्छे से उनको यूज़ करने की पावर होती है, जैसे कि आपके डांसर्स हो गए, आपके सर्जन्स हो गए, आपके म्यूज़िक इंटेलिजेंस जैसे कि आपके सिंगर हो गए, कंपोज़र हो गए, जिनको म्यूज़िक में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जो इंटरपर्सनल क्या होते हैं, जो दूसरों की इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जैसे कि आपके टीचर हो गए, काउंसलर हो गए। इंट्रापर्सनल कौन होते हैं, जो अपनी ही इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है ना। नेचुरलिस्टिक जो नेचर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, नेचर को लेकर उनका दिमाग घूमता रहता है, जैसे कि फार्मर्स हो गए, आपके बायोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये सब इंटेलिजेंस ही होती है आपके अलग। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको पता है, जो अपनी इमोशंस को आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सको, उसको कंट्रोल कर सको, उसको मैनेज कर सको। सोशल इंटेलिजेंस होती है जिसमें आप सोशली अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना, इन्वॉल्व हो पा रहे हो चीज़ों में, ये सब।
इनसाइट का क्या मतलब होता है, देखो, इट रिफर्स टू अ डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, एंड परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन, आइडिया और अ पर्सन, ऑफन रिजल्टिंग इन न्यू पर्सपेक्टिव और अ सॉल्यूशन। मतलब कि आपके अंदर किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को परसीव कर पा रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है किसी भी सिचुएशन को लेके या आइडिया को लेके या किसी पर्सन को लेके, जिससे कि आप एक सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो या एक नए पर्सपेक्टिव तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस ग्रोइंग अप एज अ लर्नर सब्जेक्ट के। सभी चैप्टर्स इसके अंदर कवर्ड है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। आज ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। कल से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और ज़रा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो।